अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। मैं आप सब लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के इस कोर्स में वेलकम करता हूं। इस कोर्स में हम एफ्राइम तुर्बन की किताब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ए मैनेजरियल एंड सोशल नेटवर्क पर्सपेक्टिव 2012 एडिशन को फॉलो करेंगे। ऑल्दो के इस किताब का लेटेस्ट एडिशन 2018 वो भी मार्केट में अवेलेबल है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक चैप्टर्स ऐड किए और उसके साथ साथ कुछ केस स्टडीज को भी उन्होंने इंक्लूड किया है। और जो केस स्टडीज इस बुक में हैं वो भी चैप्टर के लिहाज से कुछ चेंजिंग की है उन्होंने। बट आई पर्सनली लाइक टू फॉलो दिस बुक 2012 क्योंकि ये स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से ज्यादा बेहतर है। बिकॉज माई बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू educate the students those have very preliminary understanding of this electronic commerce। बहुत सारे लोग अभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में नहीं जानते और खास तौर पे जो बीबी के स्टूडेंट्स होते हैं और खास तौर पे सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर वाले वो अभी ई बिजनेस की या मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे होते हैं। तो इंट्रोडक्टरी लेवल पे 2012 एडिशन इज वेरी गुड फॉर डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो इस कोर्स में मैं इस 2012 एडिशन को फॉलो करूंगा और उसके साथ साथ जो कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक 2018 एडिशन में हैं, कुछ केस स्टडीज हैं, वो भी फॉलो करूंगा। और इसके साथ साथ जो हमारे पास इंडस्ट्री बेस्ड मटेरियल है, कुछ केस स्टडीज की फॉर्म में कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन जो डिफरेंट न्यूज़पेपर में भी पब्लिश होती रहती है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के हवाले से, जो कि हमें लेटेस्ट या अपडेटेड पर्सपेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का देते हैं, तो वो भी मैं फॉलो करूंगा। इसके अलावा यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं जो ई कॉमर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करते हैं। तो मैं वो भी टॉपिक की रेलिवेंसी के लिहाज से उनको भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा ताकि हम मिलके प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इस चैप्टर में हम ई कॉमर्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। आज के इस लेक्चर में जो चीजें हम कवर करने जा रहे हैं उनमें फर्स्ट थिंग है बेसिक्स ऑफ ई बिजनेस। नो डाउट हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को डिस्कस करने से पहले हमें ई बिजनेस का थोड़ा सा ओवरऑल पता होना चाहिए इन होलिस्टिक वे, ताकि हम सही तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को अंडरस्टैंड कर सकें। इसलिए हम सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ ई बिजनेस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट, ह्यूमन एंड कंप्यूटिंग को थोड़ा सा कंपेयर करके स्टडी करेंगे ताकि हम समझ सकें कि जो आज हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई बिजनेस नजर आ रही है क्या शुरू से ऐसी है या वक्त के साथ साथ इसमें कुछ डेवलपमेंट हुई है। So we will try to understand this thing in evolution of internet, human and computing. Third thing which we are going to cover is e-business ecosystem. This is very important. जब हम organizations को overall देखते हैं तो हम फिर ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस अपना इकोसिस्टम कैसे डेवलप करती है। सो वी विल आल्सो ट्राई टू कवर दिस टॉपिक इन दिस लेक्चर। नेक्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बेसिकली ई कॉमर्स इज एंड हाउ इट वर्क्स। तो इससे हमें मजीद अंडरस्टैंडिंग होगी कि ई कॉमर्स क्या है और ये किस तरह काम करती है, और फिर हम इसको कंपेयर करेंगे कि ई कॉमर्स ई बिजनेस से किस तरह डिफरेंट है। नॉर्मली लोग ई बिजनेस और ई कॉमर्स को एक तरह ही से लेते हैं, मेरे ख्याल में ये दोनों चीजें एग्जैक्टली सेम नहीं है। सो वी मस्ट हैव clear understanding of e-business and e-commerce. So we will try to explain and understand the differences between e-business and e-commerce in this part. Okay, so what is e-business basically? एक एग्जांपल से हम e-business को अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या दो एंटिटीज हैं, दो कंपनीज हैं। जब वो कम्युनिकेट करती हैं तो कैसे करती थी पहले? नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती थी कि वो अगर उन्होंने कम्युनिकेट करना है तो वो टेलीफोन कॉल्स करती थी या फिर कोई खत लिखती थी, लेटर लिखती थी फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन। और अगर उन्होंने कोई चीज लिखना होती थी या कोई तहरीर करनी होती थी, अपने अकाउंट्स मेंटेन करने होते थे, तो वो अपने रजिस्टर्स में करते थे, खातों में करते थे, लेजर्स में करते थे। अभी भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कम्युनिकेट करती हैं या अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो नॉर्मली टेलीफोन, लेटर या फिर लेजर्स के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना वो काम जो वो मैनुअली करते थे, ओके, लेजर्स में करते थे, खतो खताबत करते थे,
उनको ऑर्गेनाइजेशंस ने कंप्यूटर पे करना शुरू कर दिया। तो ये जो काम विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑर्गेनाइजेशन ने किया कि ऐसा ऐसा उन्होंने मैनुअल काम कम किया और कंप्यूटर का यूज साथ साथ बढ़ा दिया। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, माइग्रेशन है, कि जो मैनुअल काम आप करते थे लेजर्स में, किताबों में, खातों में, उनको आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए ट्रांसफॉर्म कर लिया कंप्यूटर में। तो इस माइग्रेशन को, ट्रांसफॉर्मेशन को हम ई बिजनेस कहते हैं। मींस ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेडिशनल वे में कम्युनिकेशन करती थी या जिस तरह वो बिजनेस करती थी, उनको उन्होंने ऐसा ऐसा कंप्यूटर पे करना शुरू कर दिया, तो इसको हम ई बिजनेस कहते हैं। जब तक ऑर्गेनाइजेशन अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं करती और ट्रेडिशनली ही काम करती रहती है, तो उस वक्त तक हम ऑर्गेनाइजेशन को नहीं कह सकते कि वो ई बिजनेस कर रही है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो मुमकिन है कि उन्होंने मोर देन 50% प्रोसेसेस अपने कंप्यूटर पे करना शुरू कर दिए, और इट्स क्वाइट पॉसिबल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अभी भी 10% या 20% पे खड़ी हैं और अभी उनके बहुत सारे प्रोसेसेस मैनुअल हो रहे हैं। तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको हम पार्शियली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने मैनुअल या ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग को कंप्यूटर पे ट्रांसफॉर्म क्यों करती है। सो द क्वेश्चन नॉर्मली अराइज दिस इन आवर माइंड। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस में एक एजिलिटी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन वक्त के साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगी, और वो इस तरह क्यों करती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उसको मिनिमम कर सके और अपनी इनकम को मैक्सिमाइज कर सके। तो जब ऑर्गेनाइजेशन इन द पर्सपेक्टिव ऑफ एजिलिटी अपनी कॉस्ट को मिनिमम और इनकम को मैक्सिमाइज करने का सोचती है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशंस जो ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग होती है उसको कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से इंप्रूव करने की कोशिश करती है। अब ये जो आईटी का पर्सपेक्टिव है, कंप्यूटर का पर्सपेक्टिव है कि हमारे जो ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग है उसको इम्प्रूव कर लेती है बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये इस तरह होता कैसे है, कैसे ऑर्गेनाइजेशंस अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर लेती है। ये डिपेंड करता है एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन कैसी है, लेन देन कैसा है, ट्रेडिंग कैसी है। जब बिजनेस अपने किसी दूसरे बिजनेस पार्टनर के साथ या कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, तो वो किस तरह करते हैं, जिस तरह वो कर रहे होते हैं वो चीजें डिटरमाइन करती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस क्या है। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो जब अपने कस्टमर को कोई चीज भेजती है, तो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन उसको मैनुअल एक रसीट देती है, तो ये एक अलग पर्सपेक्टिव है। अगर ऑर्गेनाइजेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम रियलाइज कि नहीं, हमें मैनुअल रसीट नहीं देनी चाहिए, हमें कंप्यूटराइज जनरेटेड स्लिप देनी चाहिए, ताकि हम अपने कंप्यूटर में भी अपने कस्टमर के डाटा को मेंटेन कर सके। So if the organization have start thinking or start doing or start transforming by using computer, so हम कह रहे होते हैं कि जी अब ई बिजनेस हो रहा होता है। और इसी तरह अगर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव कर लेती है खतो खताबत के साथ साथ, या खतो खताबत छोड़ के आप वो ईमेल कर रही हैं, कंप्यूटर को यूज करना शुरू कर दिए, तो फिर भी हम कहते हैं कि ओके, ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ टुवर्ड्स ई बिजनेस। और इसी तरह जब ऑर्गेनाइजेशन रियलाइज करती है कि जी हमारी जो जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पे हम मैनुअल सिग्नेचर की बजाय हम डिजिटल सिग्नेचर करें, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन इस तरह करी है कि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है, कंप्यूटर को यूज कर रही है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को यूज कर रही है फॉर डूइंग देयर बिजनेस, सो दिस मींस ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग ई बिजनेस बेसिकली। ई बिजनेस विच हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस। जो ऑर्गेनाइजेशन अभी भी ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस कर रही हैं, देयर परफॉर्मेंस डिटरमिन अकॉर्डिंगली। डेफिनेटली इससे आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, प्रॉब्लम्स ज्यादा अराइजेस होते हैं, और वेयर एज those organizations which have implemented information technology, they can do faster communication, they can update their customers data properly, they can analyze them properly, they can extract proper information for developing organizations intelligence so that they can take decisions accordingly. अब एक्चुअल में अगर हम बात करें कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रेडिंग कैसे करती है, नॉर्मली क्या होता रहा है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर के साथ कोई ट्रेडिंग करती है या कोई चीजें सेल आउट करती है, तो वो पेमेंट नॉर्मली किस तरह करते हैं, वो या तो वो कैश देते हैं या चेक की फॉर्म में करते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर को बताती है
कि जी ये हमारा बैंक अकाउंट है, आप उसमें पैसे जमा करवा दें। जिस शख्स ने जो चीज़ खरीदी होती है कंपनी से, उसकी पेमेंट वो इन 3 डिफरेंट तरीकों से करते हैं। और अगर उसने बैंक में पेमेंट करनी है तो द कस्टमर हैज़ टू गो टू द बैंक, उसे एक स्लिप फिल करनी पड़ेगी और फिर उसको क्यू में खड़ा होना होगा और फिर जब अपनी बारी पे उसको पेमेंट डिपॉजिट करनी होगी कंपनी के अकाउंट में। अब यू कैन इमेजिन कि ट्रेडिशनल वे ऑफ पेमेंट इज क्वाइट डिफिकल्ट। कंपनी इफ रियलाइज दिस थिंग कि हम अपने कस्टमर को किसी तरह कन्वीनियंस दें and they start implementing some information technology and using computer in their business, they can improve their business payment or other activities related to the trading. So for example, अगर हम यही काम कंप्यूटर पे करना शुरू कर दें कि कस्टमर अब ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकता है, वो ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकता है। ऑनलाइन पेमेंट से मुराद ये है कि आपको अपने ऑफिस या घर में रहते हुए इधर उधर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल फोन से आप पेमेंट कर सकते हैं। शुरू में ऐसा होता था कि हम जब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आई तो या ई बिजनेस आया तो उस वक्त हम लैपटॉप या कंप्यूटर पे नॉर्मली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते थे और वहीं से हम पेमेंट कर सकते थे। अब बिकॉज ई बिजनेस में काफी डेवलपमेंट हो रही है तो अब वी हैव एन ऑप्शन ऑफ मेकिंग पेमेंट थ्रू मोबाइल फोन। तो अब ये एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग एलिमेंट आ गया है। तो ये सारी चीजें जो हैं कि आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल फोन के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीजें ई बिजनेस में आती हैं। और इसके साथ साथ जो बिहाइंड ऑर्डर फुलफिलमेंट डिपार्टमेंट होता है और इसके अलावा अकाउंट्स, एचआर डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, अगर वो भी कोई पर्टिकुलर सिस्टम यूज कर रहे हैं फॉर प्रॉपर हैंडलिंग कस्टमर्स रिक्वेस्ट और मैनेजिंग अदर प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो कोई सिस्टम यूज कर रहे हैं तो फिर हम कहते हैं कि यस, ई बिजनेस हो रही है। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है कि ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग पेमेंट और ट्रेडिशनल वे ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर and then moving towards using information technology for placing order, for making payment and handling all order fulfillment processes behind the scene जो कस्टमर को नहीं पता होती, वो सारी चीजें जो हो रही होती हैं उसको अगर हम किसी सिस्टम के थ्रू कर रहे होते हैं या करने जा रहे होते हैं तो इसको हम ई बिजनेस कहते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम ई बिजनेस को इम्प्लीमेंट करते हैं या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ई बिजनेस कर रही है उसको अगर हम कंपेयर करें उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो ई बिजनेस नहीं कर रही या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज नहीं करे, तो वी कैन इमेजिन द सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन जिनमें ई बिजनेस नहीं है वहां पे अगर आप जाके देखें इन्वायरमेंट, जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका बिल्कुल वर्किंग इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है कंपेयर टू द पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन विच हैव इम्प्लीमेंटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उनके वर्किंग इन्वायरमेंट और उनके लाइफस्टाइल और उनके वर्किंग स्टाइल में काफी डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल मैं भी कुछ दिन पहले ज़राई तरक्याती बैंक गया तो मैंने वहां देखा कि बैंक के अंदर इतनी सारी फाइल्स, इवन दो के फर्श पे भी पड़ी हुई है, टेबल्स पे पड़ी हुई है, बाहर लगा हुआ है। अगर आप किसी जाएं कमर्शियल बैंक में जहाँ पे प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया होता है तो आपको नजर आएगा कि उनकी टेबल्स मोस्टली क्लीन होती हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रखा होता है और बड़े टाई कोट लगा के एसी वेसी लगा के बैठ के काम कर रहे होते हैं। तो उन दोनों कंपनी के काम में, वर्किंग स्टाइल में, वर्किंग एनवायरनमेंट काफी डिफरेंस होता है और उनकी जो परफॉर्मेंस होती है एम्प्लॉय की वो भी काफी डिफरेंट होती है। Those people working in traditional organizations, they always feel not that much confident और उनको बहुत बहुत सारी चीजें मैनुअली चेक करनी पड़ती हैं जो काफी हेडेक हैं, टायर्डनेस पैदा करती हैं। जबकि those people working in organizations which have implemented a particular system, वो बड़े स्मूथली क्लिक्स की बेस पे चीजों को हैंडल कर रहे होते हैं और इन द एंड ऑफ द डे they feel more confident compared to the people working in a traditional organization. So e-business, have a very critical impact on organizations, employees' performance as well. और डेफिनेटली इससे ऑर्गेनाइजेशंस की परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है अगर एम्प्लॉय ही आप कॉन्फिडेंट नहीं है या उनकी वो फील नहीं करते कि हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है तो फिर हाउ यू कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं कि ई कॉमर्स में या ई बिजनेस में जितनी डेवलपमेंट हुई है क्या वो शुरू से ऐसी है या वक्त के साथ साथ उसमें कुछ डेवलपमेंट हुई है। एक्चुअली जो आज हमें ई बिजनेस नजर आ रहा है वो शुरू से ऐसे नहीं है, वक्त के साथ साथ उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है।
ओवर द पीरियड जब शुरू में कंप्यूटर या सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी, उसको कुछ लोगों ने यूज किया, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट आई। इसी तरह वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आई और कस्टमर के फीडबैक भी आते रहे। ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉइज जो यूजर हैं सिस्टम के, उन्होंने भी बहुत सारा फीडबैक दिया, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी मजीद बेहतर हुई। तो इस तरह वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, यूजर्स का बिहेवियर टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी वो इम्प्रूव हुए। आज हमारे पास जो टैब्स या स्मार्ट लैपटॉप्स हैं या स्मार्टफोन्स हैं, वो पिछले 20-25 सालों में बहुत ज्यादा डेवलप होकर आज हमारे पास पहुंचे हैं। पहले कंप्यूटर में बड़े-बड़े कंप्यूटर होते थे, उसमें बड़े-बड़े ट्रांजिस्टर लगे होते थे, उसमें हम बहुत ज्यादा डाटा को हम प्रोसेस नहीं कर सकते थे। लेकिन आज टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है और उसकी मेन वजह यह है कि यूजर ने वक्त के साथ साथ अपना फीडबैक दिया। इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा मजीद ह्यूमन एवोल्यूशन के लिहाज से अंडरस्टैंड करें तो हमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर ह्यूमन एवोल्यूशन 5 डिफरेंट लेवल्स में शो हो रहे हैं। फर्स्ट लेवल में एक्चुअली क्या है कि शुरू में ह्यूमन ने कुछ काम करना शुरू किए। लेट्स से 2 बिलियन पॉपुलेशन है, लेट्स सपोज, उसमें से कुछ थोड़े से लोगों ने शुरू में कुछ काम करना शुरू किया, एक पर्टिकुलर काम ढूंढ लिया और उन्होंने करना शुरू कर दिया। अब फिर वक्त के साथ साथ कुछ और लोगों ने भी देखा कि ये लोग कुछ काम कर रहे हैं और फिर बहुत सारे लोगों ने भी उनके साथ साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया, एक काम को एक पर्टिकुलर वे से करने के स्टाइल से। और वो जब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तरीकों से बार बार किया, दे केम टू नो कि अच्छा इस काम को इस तरीके से किया जा सकता है और फिर उसको डिफाइन कर दिया गया, जो कि लेवल 3 है। कि मीन्स लोगों ने काम को बार बार करके सीख लिया कि ये काम स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा और उन्होंने फिर उसको डिफाइन कर दिया कि ये काम सही तरीके से अगर आपने करना है तो आप इस तरह स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 में अगर करते जाएंगे तो देन यू विल कैन डू इट प्रॉपरली। तो इस तरह ह्यूमन ने ओवर द पीरियड चीजों को एक खास अंदाज में करना सीख लिया और फिर वक्त के साथ साथ जब चीजें डिफाइंड हुई तो लोगों ने ये भी समझ लिया कि ये काम अगर कहीं गलत है या गलत हो रहा है तो ये सही कैसे होगा। तो मीन्स के लेवल 4 में ह्यूमन ने अंडरस्टैंड करना शुरू किया कि काम को मैनेज कैसे करना है, सही और गलत के दरमियान तफरीक कैसे करनी है, सही कैसे होगा और गलत हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। मीन्स फॉर एग्जांपल आपने लेट्स से गाड़ी खरीदी से 20 लाख रुपए की और अब वो जब आपने सेल की तो लेट्स से 16 लाख रुपए की। अब आप यू कैन डू कैलकुलेशन के 4 लाख रुपए का लॉस आया। लॉस आने की वजह क्या है और आगे फ्यूचर में इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपने इस लॉस को मेजर करना है उसका क्या क्राइटेरिया है। मीन्स लेवल 4 में लोगों ने मैनेज करना शुरू कर दिया और क्राइटेरिया सेट कर लिया, मैट्रिक्स सेट कर लिए कि चीजें गलत और सही कैसे होती हैं और उनको हम कैसे मेजर करते हैं। और इस तरह फिर ऐसा ऐसा लोगों ने अपने काम को मजीद बेहतर करने के लिए, मजीद मैनेज करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और जिससे वक्त के साथ साथ मजीद ऑप्टिमाइजेशन आई। अगर मैं इस्लाम के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो इस्लाम भी हमें यही बताता है कि मोमिन की पहचान ये है कि जो आए रोज अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करता जाए, अपना मुहासबा करे, अपने गिरेबान में झांके और देखे मैं कहाँ गलतियां कर रहा हूँ और इसको मैं कैसे बेहतर कर रहा हूँ या मैं काम कर रहा हूँ उसको मजीद बेहतर कैसे कर सकता हूँ। ओके, सो इसी तरह ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ कि लेवल 4 में जाके आज कंप्यूटर का इस्तेमाल आए दिन बढ़ता जा रहा है और अच्छे से अच्छे प्रोग्राम्स, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट हो रही है और हम अपने काम को बेहतर से बेहतर तरीके से करते जा रहे हैं। लेकिन जो आज आपको लेवल 4 में कंप्यूटर का यूजेज शो हो रहा है और ऑप्टिमाइजेशन हर लेवल पे बढ़ती जा रही है, वो लेवल 1 पे नहीं थी, लेवल 2 पे नहीं थी, लेवल 3 पे नहीं थी, लेवल 4 पे नहीं थी। लेवल 1, 2, 3, 4 पे ऐसा ऐसा चीजें हमने अंडरस्टैंड करना शुरू की, उनको रिपीट करना शुरू किया, उनको डिफाइन करना शुरू किया और फिर उनको प्रॉपरली मैनेज करना शुरू किया। और आज जो हमारे यंग जनरेशन चीजें देख रहे हैं वो डे 1 से नहीं थी। सो वो वक्त के साथ साथ इम्प्रूव, बिल्कुल एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी भी किसी इसी तरह ही इम्प्रूव हुई है, जैसे जैसे ह्यूमन ने खुद को डेवलप किया, अंडरस्टैंड किया और चीजों को प्रॉपर वे में करना शुरू कर दिया। अब मैं एक्चुअली आप लोगों को थोड़ा सा एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग के बारे में बताता हूँ। सन 1950 के अराउंड, खास तौर पे 1950 से 1970 में जो शुरू में कंप्यूटिंग की एवोल्यूशन हुई उसको हम बैच कंप्यूटिंग कहते हैं, इस पर्टिकुलर इरा को। बैच कंप्यूटिंग में बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ काम कंप्यूटर पे करना शुरू कर दिया कि ऑर्गेनाइजेशन वो काम जो ट्रेडिशनल वे में कर रही थी
उनको थोड़ा सा कंप्यूटर पे करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल वो उन्होंने अपना कुछ डाटा कंप्यूटर पे सेव करना शुरू कर दिया। बहुत सारा डाटा अभी भी फाइल्स में, लेजर्स में, डॉक्यूमेंट्स में हो पड़ा था और महफूज था वहां पे। और लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने अब थोड़ा-थोड़ा काम कंप्यूटर पे भी करना शुरू कर दिया। तो ये इनिशियल स्टेज थी 1950 से लेकर 1970। फिर उसके बाद 1970 से 80 के दौरान तक ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ काम ऑनलाइन करना शुरू कर दिया। मीन्स यहाँ ऑनलाइन से कतई ये मुराद नहीं कि आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करना शुरू हो गए या बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे आपने ईमेल्स करना शुरू कर दी। यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन कंप्यूटिंग से मुराद है कि कुछ काम आपने या कुछ कम्युनिकेशन आपने ऑनलाइन करना शुरू कर दी। जबकि 1980 से 1990 का जो दौर है जिसको हम आईटी डार्क एज कहते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। एक्चुअली जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस वक्त हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाएगी इन वेरी फ्यू डेज। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जब हम कोई न्यू टेक्नोलॉजी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं उस वक्त हमें जो एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो ये कि हम उस टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली मैच्योर नहीं कर पाते और उससे फुल फ्लैज बेनिफिट्स नहीं ले पाते। उस टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में, उसको इस्तेमाल करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है और फिर हम जाके उस टेक्नोलॉजी को बेहतर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम जब कोई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसके इंप्लीमेंट करने के बाद हमारा काम जो हम मैनुअली ट्रेडिशनल वे में 4 दिन में एक काम कर रहे थे, अब वो काम 4 दिन से बढ़ के 6 दिन का हो गया। तो अब ये जो काम हमारा मज़ीद लेंथी हो गया, मुश्किल हो गया, उसको करने में मज़ीद ज़्यादा टाइम लगना शुरू हो गया। इस पीरियड को हम कहते हैं आईटी डार्क एज। अब वो ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया और आईटी डार्क एज में फंस गए और उन्होंने इम्प्रूवमेंट कंटिन्यू नहीं रखी, वो तो ट्रैप हो गई और वो तो आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रियलाइज किया कि यस हमने अभी इम्प्लीमेंट किया है और हमें इसको मेच्योर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और दे कीप वर्किंग और उन्होंने अपने एम्प्लॉयज की भी ट्रेनिंग की और प्रॉपर सिस्टम को भी ऐसा ऐसा अंडरस्टैंड करना शुरू किया और उसको प्रैक्टिस में लाना शुरू किया, तो वो इस डार्क एज से निकली। आज भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस आईटी डार्क एज में होंगी जिन्होंने अभी खास तौर पे डेवलपिंग कंट्री में या अंडर डेवलप कंट्रीज में अभी भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अब सोच रही हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती हैं, अदरवाइज हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो वो ऑर्गेनाइजेशंस माइट भी इस आईटी डार्क एज से गुजरे। लेकिन ये उस वक्त की बात है, शुरू शुरू की बात 1980 और 90 में जब टेक्नोलॉजी आ रही थी, ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट कर रही थी, तो उस वक्त ये एक फिनोमेना आया। लेकिन फिर जिन ऑर्गेनाइजेशंस को कंटिन्यू रखा वो इस फिनोमेना से निकल आए। 90 और 95 में जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आई वो आई क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। अब ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉपर ई बिजनेस की तरफ आना शुरू हो गई। इससे मुराद ये कि ऑर्गेनाइजेशंस ने कंप्यूटर लैब्स बनाना शुरू कर दी, एक सर्वर बनाया और कुछ क्लाइंट्स बना के और उनको सर्वर क्लाइंट्स के साथ इंटरलिंक कर दिया। एक ये पर्सपेक्टिव। दूसरा पर्सपेक्टिव ये कि ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी वेबसाइट्स बनाना शुरू कर दी और उन्होंने अपनी वेबसाइट्स को सर्वर पे होस्ट करना शुरू कर दिया। अब उनके कस्टमर्स और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग और उनके सप्लायर क्लाइंट्स वो भी ऑनलाइन होना शुरू हो गए। तो प्रॉपर जो पीरियड शुरू हुआ क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग का web.com वेबसाइट के पर्सपेक्टिव में वो 1995 के दौरान, उस वक्त ही अमेजोन ने भी इस ऑनलाइन बिजनेस में अपना कदम रखा और आप जानते हैं कि अब अमेजोन कहाँ पे है। अमेजोन इज अ बेंचमार्क फॉर ई रिटेलिंग। तो ये क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग का इरा हम इसको कहते हैं 90 से 95 में, और ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी वेबसाइट्स की शक्ल में खुद को ऑनलाइन लाना शुरू कर दिया। 95 से ऑनवर्ड 2005 तक प्रॉपर ई बिजनेस होना शुरू हुआ। जैसे मैंने कहा कि अमेजोन आ गए और इसके साथ कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस ऑनलाइन आ गई, उन्होंने ट्रेडिंग ऑनलाइन शुरू कर दी, अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने सप्लायर के साथ भी ऑनलाइन प्रॉपर कम्युनिकेशन करना शुरू कर दी, प्रॉपर ईमेल्स करना शुरू कर दिया। और इसी दौर में बहुत सारे सिस्टम्स भी डेवलप हुए, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी डेवलप हुए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप हुए जो ऑर्गेनाइजेशंस के मुख्तलिफ फंक्शंस, मुख्तलिफ ऑपरेशंस को टेक्नोलॉजिकली हैंडल करते थे। लाइक HRM के सिस्टम आ गए, अकाउंटिंग के सिस्टम आ गए और जो अभी भी वक्त के साथ साथ इम्प्रूव हो रहे हैं। ERP फैप के सॉफ्टवेयर अब बहुत ज्यादा आ गए। प्रॉपर ई बिजनेस जो है वो 95 से 2005 में आया और इसमें बहुत ज्यादा बूम हुआ। उसके बाद जो पीरियड हुआ जिसको हम टेक्निकल डेट पे ऑफ कहते हैं वो 2005 से 2010 का है।
ये एक बड़ी टेक्निकल टर्म है। मींस ई बिजनेस 95 से 2005 के दरमियान ई बिजनेस डेवलप हुआ, तो ऑर्गेनाइजेशन ने सिस्टम इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस को पता चला कि ये जो सिस्टम हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, इसको इंप्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है और इससे इसको मैच्योर करना भी इतना आसान नहीं है। डेफिनेटली इसको इंप्लीमेंट करने में टाइम लगेगा और ये स्टेप बाय स्टेप, फंक्शन बाय फंक्शन, प्रोसेस बाय प्रोसेस ये चीजें इंप्लीमेंट होंगी और इस पे टाइम लग सकता है। अब ये जो पीरियड है कि जब 2005 से 2010 में, इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट में जब इंप्लीमेंट करना शुरू किया कोई भी टेक्नोलॉजी, एक काम जो जिसके प्रोसेस में 10 स्टेप्स थे, अब वो जब उन्होंने इंप्लीमेंट करना शुरू किया तो 10 में से 5 प्रोसेस जो है वो तो कंप्यूटराइज हो रहे थे और 5 अभी भी मैनुअली हो रहे थे। टेक्निकल डेट पे ऑफ ये काफी टेक्निकल टर्म है। इसका मतलब सिंपल जुबान में आप ये समझ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ काम ऑनलाइन होना शुरू हुए और कुछ काम अभी भी ऑफलाइन हो रहे थे। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतना ही टेक्निकल डेट पे ऑफ उनका होगा, क्योंकि देखें ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके 10 डिपार्टमेंट हैं और उसके काम करने के इस तरह के प्रोसेसेस हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, उसके कम प्रोसेसेस हैं। जितनी ऑर्गेनाइजेशन छोटी होगी उसका टेक्निकल डेट पे ऑफ कम होगा और वहां पे इम्प्लीमेंटेशन भी फास्ट होगी। फॉर एग्जांपल पीटीसीएल 2009 में जब पीटीसीएल ने ईआरपी इंप्लीमेंट करना शुरू की। अब पीटीसीएल के तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, लेट्स से अकाउंट्स के हैं, फाइनेंस के हैं, ऑपरेशंस के हैं, टेलीकॉम से रिलेटेड हैं, टेलीकॉम इंटरकनेक्शन के डिपार्टमेंट हैं। तो अब ये इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, इन सबको एकदम टेक्नोलॉजी के जरिए इंप्लीमेंट करके मेच्योर कर लेना आसान नहीं। इसलिए जब ऑर्गेनाइजेशन को काम करती थी, कुछ काम उनको ऑफलाइन करने पड़ते थे, कुछ काम उनको ऑनलाइन करने पड़ते थे। कोई काम करना है तो वो अपने ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस में जो चीजें कर रहे थे वो भी देखते थे और ऑनलाइन भी देखते थे। तो इस तरह उनको डबल मेहनत करनी पड़ती थी। तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन जो इस पीरियड से गुजरी वो 2005 से 2010 का पीरियड है। और 2010 और अब तक जितनी डेवलपमेंट हो रही है, और आज खास तौर पे मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग की बात हो रही है, 2010 में ये स्टार्ट हुआ था। अभी इस पे बहुत ज्यादा काम हो चुका है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रही हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या मुराद कि अब ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने कंप्यूटर पर रिलाई नहीं करें, क्योंकि वक्त के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन ने रियलाइज किया कि सिर्फ अपना कंप्यूटर पे ही सब कुछ करना माइट बी डेंजरस। तो अब ऑर्गेनाइजेशन बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग कि अब हम दूसरे किसी और के कंप्यूटर पे काम करेंगे ताकि हमारा डाटा सेफ रहे और उसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकें। जोग्राफिकल लिमिटेशन ना हो, कोई ऑफिस की लिमिटेशन ना हो, कोई भी शख्स कहीं भी जाके क्लाउड से डाटा को एक्सेस करे और उसको यूज कर सके। अब क्योंकि ज्यादा मोबाइल स्मार्टफोन की बात हो रही है तो इसलिए मोबाइल कंप्यूटिंग मींस वो जो क्लाउड कंप्यूटिंग हम कंप्यूटर लैपटॉप पे करते थे, अब हम स्मार्टफोन पे भी कर सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ड्रॉप बॉक्स के बारे में, वन ड्राइव के बारे में। ये सारी चीजें मोबाइल या क्लाउड कंप्यूटिंग के परस्पेक्टिव में आती हैं। तो यू कैन इमेजिन कि ओवर द पीरियड एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग कैसे हुई। हम बैच कंप्यूटिंग से शुरू हुए, कुछ काम हमने ऑनलाइन कंप्यूटिंग में किए, फिर आईटी डार्क एज आई, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग का दौर आया, प्रॉपर ई बिजनेस का दौर आया, टेक्निकल डेट पे ऑफ। अभी भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस माइट भी टेक्निकल डेट पे ऑफ में हो, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन से निकल चुकी हैं और वो प्रॉपर सिस्टम इंप्लीमेंट कर चुके हैं और अपने ऑपरेशंस को प्रॉपरली डिजिटलाइज उन्होंने कर लिया है। जैसे बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारा काम डिजिटल हो चुका है। ऑडिट भी जो है, पहले ऑडिट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को ब्रांचेस में जाना पड़ता था। अब तो 70% ऑडिट वो अपने जोनल ऑफिस में बैठ के कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अब ब्रांचेस वेरी इंटरलिंक्ड हैं और उनको जोनल ऑफिस से बैठ के लुक आफ्टर किया जा सकता है। सो वी कैन इमेजिन कि ओवर द पीरियड कितनी डेवलपमेंट हुई है और आई रोज हो रही है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है कि हम अपने सिस्टम्स को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बना रहे हैं। डाटा माइनिंग, बिग डाटा माइनिंग, टेक्स्ट माइनिंग, ग्राफिक माइनिंग, इमेज प्रोसेसिंग, ये सारी टेक्नोलॉजीज ने अब बिजनेस की डायमेंशंस को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग ओवर द पीरियड कैसे हुई। अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ऑर्गेनाइजेशंस अपने सिस्टम्स को कैसे बेहतर करती है। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लोग अपने अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, प्रोवाइडेड वेरियस टाइप्स ऑफ टूल्स टू देयर एम्प्लॉइज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। एंड अब ये जो लोग हैं जिनके पास बहुत सारे डिफरेंट किस्म के टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स हैं, जिसमें लेट्स से स्काइप है, स्लैक है, फेसबुक है,
और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ERP, CRM, HRM के और सप्लायर मैनेजमेंट के हैं। इन वेरियस टाइप्स ऑफ टूल्स को यूज करके ऑर्गेनाइजेशंस अपने ऑनलाइन कैटलॉग्स मैनेज कर रही हैं, अपनी सेल्स को देख रही हैं, ऑक्शंस कर रही हैं, पेमेंट से रिलेटेड चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं ऑनलाइन। कि अब कस्टमर को उन्होंने इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है कि ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो अपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या मोबाइल पेमेंट मेथड्स को यूज करके वो पेमेंट कर सकते हैं। सो एम्प्लॉयज आर लुकिंग आफ्टर द पेमेंट प्रोसेस एज वेल। अगर उनकी कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट को भी यूज कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, और ईमेल के थ्रू भी अपने कस्टमर्स, क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और उनके जो क्लाइंट्स जिनमें बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, उनके साथ भी इन्हीं टूल्स की मदद से प्रॉपर कम्युनिकेशन करें और टाइमली फैशन में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो रही है, जिससे परफॉर्मेंस को काफी बूस्ट अप मिल रहा है। ये इकोसिस्टम ऑर्गेनाइजेशन अपना डेवलप करती है। व्हाई? बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। अब तक तो हमने डिस्कस किया कि ई बिजनेस क्या है। ई बिजनेस में हमने एज ए होलिस्टिक वे में चीजें देखी कि ई बिजनेस में हमारे पास ट्रेडिंग भी है, ई बिजनेस में सेल परचेज भी है, ई बिजनेस में हम मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, ई बिजनेस में हम कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, सप्लायर के साथ कर रहे हैं, R&D डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, एंड इन all these functions we are using information technology. Now we are going to study in a more focused way purchase and sale कैसे हो रही है। जब भी हम सेल और परचेज की बात करते हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट ई-कॉमर्स. E-commerce basically covered only those processes which comprises of buying, selling or exchanging products, services or information via computer networks, mostly internet and intranets. मीन्स के ई कॉमर्स में हम सिर्फ उन चीजों को देखते हैं, उन प्रोसेस को देखते हैं जो सेल और परचेज से रिलेटेड है, और वो सेल और परचेज और उससे रिलेटेड तमाम एक्टिविटीज इंक्लूडिंग पेमेंट वो कंप्यूटर के थ्रू हो रही हो, इंटरनेट के थ्रू हो रही हो, इंटरनेट के थ्रू हो रही हो या एक्स्ट्रानेट के थ्रू हो रही हो, कि सेल और परचेज की एक्टिविटीज ऑनलाइन हो रही हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स सिर्फ सेल और परचेज को डील करती है और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज को डील करती है। एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी चीजें मैन्युफैक्चर करने के बाद सिर्फ कस्टमर को सेल करती हैं, एंड कंज्यूमर है उनको सेल करते हैं, तो फिर हम कहते हैं ये B2C पर्सपेक्टिव है ई कॉमर्स का। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपनी चीजें, अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को सेल आउट करती हैं या उनके बायर बिजनेसेस हैं, तो फिर हम कहते हैं B2B। अगर सेलर और बायर दोनों कस्टमर नेचर के हों, तो फिर हम कहते हैं कस्टमर टू कस्टमर। अब जैसे फॉर एग्जांपल Amazon, दराज रोड पीके, ये B2C की एग्जांपल है बेसिकली। Alibaba B2B पर्सपेक्टिव में ई कॉमर्स कर रहा है। अगर पाकिस्तान में हम OLX की बात करें तो ये C2C की एग्जांपल हो सकते हैं। तो ई कॉमर्स में हम बाइंग एंड सेलिंग जो है वो ऑनलाइन करते हैं। जब भी हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो हम कंप्यूटर के जरिए पेमेंट करते हैं। मीन्स हमने ऑर्डर प्लेस किया, हमने अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर दी। अब वक्त के साथ साथ ई कॉमर्स इंप्रूव हुई है, तो मोबाइल पेमेंट्स आ गई हैं। मीन्स कि आपके मोबाइल फोन में मोबाइल पेमेंट की कोई ऐप होनी चाहिए जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकें। फॉर एग्जांपल आप कोई बैंक है, लेट्स से UBL, HBL, उनकी ऐप आप डाउनलोड कर लें, उसके थ्रू पेमेंट कर लें, या फिर आपके मोबाइल फोन में एक ब्राउजर हो, ऐप नहीं है तो एक ब्राउजर हो जिसको यूज करके आप अपने पेमेंट मेथड्स को हैंडल कर सकें। अब मोबाइल फोन के आ जाने से आपको कोई बड़े कंप्यूटर या लैपटॉप की भी जरूरत नहीं है, जस्ट आपको ब्राउजर या ऐप चाहिए मोबाइल फोन में, फिर उसके साथ साथ आपको इंटरनेट भी चाहिए। वो इंटरनेट 3G 4G या कोई जी भी हो सकता है जिससे आप प्रॉपर ट्रांजेक्शन कर सकें। हाउ ई कॉमर्स बेसिकली वर्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब ये तो हमें पता चल गया ना कि ई कॉमर्स में सिर्फ ट्रेडिंग होती है, बाइंग एंड सेलिंग होती है और पेमेंट होती है, लेकिन अगर हम ये सोचें कि एक्चुअल में ये होता कैसे, सम टाइम ऑनलाइन कस्टमर्स अंडरस्टैंड नहीं कर पाते प्रॉपरली कि बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है। तो इसलिए ये भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि ई कॉमर्स के बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है, भाई ये कैसे ई कॉमर्स हो रही है। So just we can take an example कि let's say एक कस्टमर है, वो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के थ्रू कोई चीज बाय करना चाह रहा है और वो किसी वेबसाइट को एक्सेस करता है, लेट्स से दराज रोड पीके को एक्सेस करता है,
और इस सिनेरियो में जब एक शख्स अपने कंप्यूटर से Daraz.pk की वेबसाइट को एक्सेस करता है तो बेसिकली वो वेब सर्वर से कनेक्ट हो रहा होता है। मींस Daraz.pk की वेबसाइट किसी सर्वर पे होस्ट है। होस्ट होने से मुराद ये है कि वो किसी सर्वर पे लाइव है जहां से पूरी दुनिया में कोई भी लोग उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। कस्टमर जो होता है वो सबसे पहले कंपनी की वेबसाइट को एक्सेस करता है और वो वेबसाइट वेब सर्वर पे होती है। मींस के एंड कंज्यूमर का जो लैपटॉप है वो वेब सर्वर के साथ कनेक्ट, फिर वो अब Daraz.pk की वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स को सर्च करता है, जो प्रोडक्ट्स उसको अच्छी लगती हैं उसका एक ऑर्डर प्लेस करता है। जब वो ऑर्डर प्लेस करता है तो बेसिकली वो रिक्वेस्ट एक ऑर्डर मैनेजर के पास जाती है। ये एक ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बॉक्स है जिसको हम ऑर्डर मैनेजर कहते हैं। ऑर्डर मैनेजर उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और फिर अपने स्टॉक को चेक करता है, डेटाबेस में चेक करता है कि अच्छा कि ये एक सैमसंग का मोबाइल फोन कस्टमर ने ऑर्डर किया है, क्या ये हमारे स्टॉक में अवेलेबल है या नहीं। अब ये स्टॉक में अवेलेबल होने से मुराद ये कि कंप्यूटर या ऑर्डर मैनेजर जो है वो डेटाबेस में चेक करता है कि सेलर या रिटेलर ने इसके स्टॉक कितना मेंशन किया है। फॉर एग्जांपल एक यही सैमसंग का मोबाइल फोन अगर उसने 10 मोबाइल फोन स्टॉक में मेंशन किए थे और अभी अगर वो स्टॉक में अवेलेबल है, लेट्स से वक्त के साथ साथ 10 में से 8 सेल हो गए तो वो शो कर देगी जी अभी 2 बाकी हैं, तो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर आउट ऑफ स्टॉक हो गया 10 के 10 ही सेल हो चुके हैं तो वहां पे लिखा होगा कि 10 के 10 सेल हो चुके हैं, अभी राइट नो स्टॉक अवेलेबल नहीं है। अगर स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो फौरन एंड यूजर को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि यू कैन नॉट प्लेस द ऑर्डर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिकॉज इट्स आउट ऑफ स्टॉक। अगर वो स्टॉक में अवेलेबल है तो फिर वो यूजर को आगे मूव कर देगा मर्चेंट सिस्टम पे, जहां पे चेकआउट पे जाके कस्टमर अपनी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा या फिर जो भी पेमेंट मेथड वहां होगा, मोबाइल पेमेंट मेथड है या इंटरनेट बैंकिंग का मेथड है या कैश ऑन डिलीवरी है, उसके थ्रू वो पेमेंट करेगा। लेट्स सपोज कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का पेमेंट मेथड है तो मर्चेंट सिस्टम उसकी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेगा उसके बैंक से, और ये बड़ा फास्ट हो रहा होता है। कस्टमर को फील नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं कि वो आधा घंटा कस्टमर को वेट करना पड़ेगा और फिर वहां से उसको पता चलेगा, नहीं। जैसे ही वो चेक आउट करता है तो वो जस्ट चूज करेगा विच मेथड यू वांट टू यूज फॉर मेकिंग पेमेंट। तो उस मेथड लेट से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का मेथड है तो मर्चेंट सिस्टम बैंक के साथ कनेक्ट होके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की लिमिट को वेरीफाई करेगा और देखेगा क्या इसके पास वाकई पैसे हैं इन ऑर्डर टू बाय दिस प्रोडक्ट, और अगर हैं तो वेरीफाई करने के बाद वो कस्टमर को इन्फॉर्म कर देगा कि जी ओके आपकी ट्रांजैक्शन फुलफिल हो चुकी है। जैसे ही ट्रांजैक्शन फुलफिल हो जाएगी ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और ऑर्डर प्लेस होने के बाद वेयर हाउस में उस कंपनी का जो वेयर हाउस होगा उसके पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी जिसको हम ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस कहते हैं। और अब ऑर्डर कंफर्म हो चुका है, बिहाइंड द सीन वेयर हाउस में या ऑर्डर फुलफिलमेंट डिपार्टमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं वो उस ऑर्डर को प्रोसेस करना शुरू कर देंगे। मींस के उस प्रोडक्ट को पैक करना शुरू कर देंगे और फिर किसी भी डिलीवरी वैन या कोरियर कंपनी के जरिए उस प्रोडक्ट को डिलीवर कर देंगे कस्टमर को। अब इस सारे प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि एंड कंज्यूमर वेब सर्वर से कनेक्ट होता है, फिर ऑर्डर मैनेजर तक जाता है, फिर डेटाबेस में प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी चेक होती है, फिर मर्चेंट सिस्टम ऑर्डर की पेमेंट को हैंडल करता है और फिर बैंक से वेरीफाई होने के बाद कस्टमर को इन्फॉर्म कर देता है और पेमेंट डिटेक्ट करता है और फिर ऑर्डर प्रॉपरली प्लेस और कंफर्म होके कस्टमर को डिलीवर कर दिया जाता है। इस सारे प्रोसेस में एक कस्टमर को नहीं पता बिहाइंड द सीन ये सारी चीजें हो रही होती हैं। ओके, लाइक अगर हम Amazon या Alibaba के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उन्होंने अपने ऑर्डर फुलफिलमेंट डिपार्टमेंट में रोबोट्स इंप्लीमेंट किए। उनके पास लाखों करोड़ों ऑर्डर्स आते हैं और उनके वेयर हाउस बड़े बड़े होते हैं और वहां पे इन ऑर्डर टू इनहेंस द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्डर्स के कहीं ऑर्डर पे गलत एड्रेस ना चला जाए। मींस जब ऑर्डर प्लेस किया था कस्टमर ने उस वक्त उसने अपनी डिलीवरी का एड्रेस क्या दिया था, वही डिलीवरी का एड्रेस उस प्रोडक्ट के पैकेट पे आना चाहिए। इसको कैसे इंश्योर किया जाए कि ऑर्डर सही चीज के साथ सही एड्रेस पे डिलीवर हो और सही वक्त पे। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए अब जो बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने तो प्रॉपर रोबोटिक सिस्टम इंप्लीमेंट किए हुए हैं जो बड़े एफिशिएंटली ऑर्डर प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, कस्टमर रियलाइज नहीं कर रहा होता कि बैकग्राउंड में इतनी सारी चीजें हो रही होती हैं। कस्टमर सिर्फ ये चीजें देख रहा होता है कि अच्छा जी मैंने प्रोडक्ट ढूंढी, ऑर्डर प्लेस कर दिया, फिर मैंने नंबर 2 पे मैंने पेमेंट कर दी, नंबर 3 पे मुझे प्रोडक्ट मिल गई। सिर्फ कस्टमर ये 3 चीजें देख रहा होता है। बिहाइंड द सीन ये चीजें क्या हो रही हैं
ये उसे नहीं पता होती। सो दिस इज द वे हाउ ई कॉमर्स बेसिकली वर्क्स। अब व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स? नॉर्मली इंडस्ट्री में और एकेडेमिया में अक्सर लोगों को हमने देखा है वो ई कॉमर्स को और ई बिजनेस को वेरी इंटरचेंजेबली यूज कर रहे होते हैं और वो ये समझते हैं कि ई बिजनेस और ई कॉमर्स एक ही चीज है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, यार ई बिजनेस और ई कॉमर्स में फर्क क्या है? बेसिकली दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट टू ईच अदर्स। ई बिजनेस और ई कॉमर्स समहाउ इंटरलिंक तो हैं लेकिन डिफरेंट हैं। ई बिजनेस basically covers all those processes which consist of buying, selling, exchanging products, servicing, or providing information via computer network, internet or intranet. Whereas e-business is a broader definition of e-commerce. Means e-commerce एक छोटा नैरो पर्सपेक्टिव है e-business का, और जबकि ई बिजनेस बिगर पर्सपेक्टिव है। ई बिजनेस में ई कॉमर्स भी आती है और बहुत सारे अदर प्रोसेसेस हैं, फंक्शंस हैं, एक्टिविटीज हैं, वो भी इसमें शामिल है। सो ई बिजनेस बेसिकली a broader definition of EC that includes not just the buying and selling of goods and services but also servicing customers, collaborating with business partners and conducting electronic transactions within an organization. बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ, पेमेंट के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशंस कस्टमर को कैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, लाइक आजकल कस्टमर ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू या जो ऑर्गेनाइजेशन का कंपनी का जो कस्टमर सर्विस वेब पोर्टल है वहां पे वो सर्विसेज ले सकते हैं। मोबाइल फोन से कॉल करके कॉल सेंटर से सर्विसेज ले सकते हैं। सो ये ई बिजनेस में आती हैं, नॉट इन ई कॉमर्स। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन जो अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ R&D में काम कर रही होती हैं, जैसे कि R&D डिपार्टमेंट होते हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, वो अपने कस्टमर्स के साथ या बिजनेस पार्टनर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ मिलके न्यू प्रोडक्ट्स इन्वेंट कर रहे होते हैं, इनोवेट कर रहे होते हैं बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसको हम ई बिजनेस में कंसिडर करते हैं, नॉट इन ई कॉमर्स। और इसी तरह बहुत सारी अदर ट्रांजैक्शंस होती हैं सप्लायर्स के दरमियान, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, जहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिस्टम यूज हो रहे होते हैं फॉर मैनेजिंग अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो ये चीजें बेसिकली ई बिजनेस में आती हैं, नॉट इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग, सेल एंड परचेज एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, पर्टिकुलरली ई पेमेंट। इसलिए आप अपने जहन में ये रखें कि जब आप ई कॉमर्स की बात कर रहे होते हैं तो ई कॉमर्स में सिर्फ सेल, परचेज और पेमेंट, जबकि ई बिजनेस की बात कर रहे होते हैं तो ई बिजनेस में बिगर पर्सपेक्टिव होता है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है। ओके, सो इसमें ई बिजनेस में क्या है, ऑर्डर प्रोसेसिंग है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, कस्टमर कम्युनिकेशन है और मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेसेस भी हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में जिनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस कंप्यूटराइज हैं। अब ये जो कंप्यूटराइज हैं ये बेसिकली रिफर्स टू ई बिजनेस, नॉट ई कॉमर्स। ओके, जब चीजें बन जाती हैं, मार्केट में आ रही होती हैं, हाउ द कस्टमर कैन प्लेस द ऑर्डर, वो ई कॉमर्स में आती है। फॉर एग्जांपल अगर हम डेल की बात करें, डेल 2006 तक ऐसे करता था, उनका जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम था उसमें ये था कि कोई भी कस्टमर उनकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर प्लेस का जो सिस्टम था वहां पे जाके अपने प्रोडक्ट को खुद से कस्टमाइज कर सकता है और फिर ऑर्डर प्लेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल मुझे एक कंप्यूटर चाहिए, उसमें ये प्रोसेसर होना चाहिए, उसकी रैम ये होनी चाहिए, एलसीडी की का साइज ये होना चाहिए, हार्ड ड्राइव इतनी होनी चाहिए, ओके, ग्राफिक कार्ड ये होना चाहिए, खुद से स्पेसिफाई कर सकता था। उनकी वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट डेल को ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ये ई कॉमर्स है। और फिर वक्त के साथ साथ 2006 के बाद द मैनेजमेंट ऑफ द डेल रियलाइज के बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट स्टैंडर्डाइज हैं, तो उन्होंने सिस्टम डेवलप करके उस तरह के स्टैंडर्डाइज और वो रिटेलर्स और होलसेलर्स के थ्रू भी बेचने शुरू कर दिए। ये भी ई कॉमर्स में शामिल होगी। और ई कॉमर्स की जो चीजें हैं वो भी ई बिजनेस का ही हिस्सा है, लेकिन ई बिजनेस में बहुत सारी चीजें हैं जो ई कॉमर्स में नहीं है। जैसे मैंने कह रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस जो आईटी के थ्रू हो रही हैं वो ई कॉमर्स का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा अकाउंट्स, फाइनेंस, HRM, R&D में जो चीजें हो रही हैं बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, वो ई कॉमर्स का हिस्सा नहीं है। सो वी कैन से दैट ई कॉमर्स बेसिकली लाइज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ई बिजनेस। कि ई बिजनेस की हर एक्टिविटी ई कॉमर्स नहीं होती, लेकिन ई कॉमर्स की हर एक्टिविटी ई बिजनेस का पार्ट होती है। सो फंक्शनैलिटी पर्सपेक्टिव से वी कैन से दैट ई कॉमर्स लाइज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ई बिजनेस। We can also understand e-commerce and e-biz in such a way कि ई कॉमर्स सिस्टम एक अलग चीज है और ई बिजनेस सिस्टम एक अलग चीज है। ये दोनों इंटरलिंक्ड होती हैं या जेल टुगेदर होती हैं बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। वो इंटरनेट भी हो सकती हैं,
मीन्स एक कस्टमर है वो आके ऑर्डर प्लेस करता है, पेमेंट करता है, वो ई कॉमर्स सिस्टम के थ्रू हो जाती है। जब ऑर्डर प्लेस हो जाता है और पेमेंट हो जाती है और फिर उसके बेस पे बाकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, वो ई बिजनेस सिस्टम के थ्रू हो रही होती हैं। अब ये दोनों इंटरलिंक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल होगी कि ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पता होगा कि कौन है क्या ऑर्डर प्लेस कर रहा है, मतलब रियल टाइम में नहीं पता चल सकेगा। तो इसलिए इनका इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। कोई टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो ई कॉमर्स सिस्टम को ई बिजनेस सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दे। मिसाल के तौर पे ई बिजनेस सिस्टम में लेट्स से ईआरपी इंप्लीमेंट किया हुआ है जो ऑर्गेनाइजेशन के तमाम डिपार्टमेंट्स को फंक्शंस रिलेटेड फीचर प्रोवाइड करता है और इस तरह सबको पता चल जाता है ये एक ऑर्डर आया है, मार्केटिंग वालों को भी पता है, सेल्स वालों को भी पता है, फाइनेंस वालों को भी पता है, एग्जीक्यूटिव्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस को उनको भी पता है कि ओवर द पीरियड कितने ऑर्डर्स आए हैं, किस किसने ऑर्डर प्लेस किए हैं और वो कैसे फुलफिल हुए हैं, कितने रिटर्न्स हुए हैं। इवन दो के कस्टमर सर्विस वालों को पता है। फॉर एग्जांपल अगर ई कॉमर्स सिस्टम और ई बिजनेस सिस्टम इंटरलिंक हो ऑर्गेनाइजेशंस में तो उससे क्या फायदा होगा। लाइक एक कस्टमर है, उसने कस्टमर सर्विस वालों को कांटेक्ट किया, उसने कोई सवाल किया तो कस्टमर सर्विस वाले जस्ट फिंगर टिप्स पे उनको उसकी आईडी की बेस पे उसके सवालात का जवाब देंगे कि आपने क्या ऑर्डर प्लेस किया था और उसके साथ क्या हुआ। अब एक कस्टमर कस्टमर सर्विस के अलावा मार्केटिंग वालों को कांटेक्ट करता है, सेल्स वालों को कांटेक्ट करता है या ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस के अदर फंक्शन में बैठे हुए लोगों को कांटेक्ट करता है। तो अगर ये सिस्टम इंटरलिंक्ड हैं बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर तो फिर तो सबके पास सेम इंफॉर्मेशन हो और इस तरह कस्टमर को सेम इंफॉर्मेशन मिलेगी। जब भी वो सेम सवाल सेम क्वेश्चन डिफरेंट लोगों से पूछेगा ऑर्गेनाइजेशन में तो सब लोग उसकी इंफॉर्मेशन की बेस पे बिकॉज दे हैव एक्सेस ऑफ देयर डाटा वो जस्ट आईडी डालेंगे और सबके पास सेम इन्फॉर्मेशन आएंगे तो वो सब कंसिस्टेंट आंसर दे सकते हैं। इससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन बेहतर होती है। द कस्टमर कैन रियलाइज के ओके ऑर्गेनाइजेशन के पास मेरी इंफॉर्मेशन है। अगर सिनेरियो ऐसा हो कि ये इंटरलिंक नहीं है या कोई सिस्टम यूज ही नहीं हो रहा तो जस्ट इमेजिन कस्टमर क्या फील करेगा। अगर वो कस्टमर सर्विस वालों को कॉल करेगा और सवाल पूछेगा कि मेरे ऑर्डर के साथ क्या हुआ तो कस्टमर सर्विस वाले कुछ और जवाब देंगे, मार्केटिंग वाले कुछ और देंगे, सेल्स वाले कुछ और देंगे और इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस के मुख्तलिफ फंक्शंस में बैठे हुए डिफरेंट एम्प्लॉइज डिफरेंट आंसर देंगे। तो इससे यू कैन इमेजिन के हाउ मच द कस्टमर विल बी इरिटेटेड। कहेगा यार अजीब लोग हैं, मैं जिससे भी कोई सवाल पूछूं मेरा हर बंदा एक डिफरेंट आंसर देता है और आज तक ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस में ऐसा होता रहा है और कस्टमर के इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते थे। इतना नहीं पता चलता था कि यार ये ऑर्डर प्लेस हुआ, कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर हुई नहीं हुई, कहाँ रह गई, कहाँ मिस प्लेस हुई। ई बिजनेस में ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जब ई कॉमर्स सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का और ई बिजनेस दोनों जेल टुगेदर हो तो organization can improve the satisfaction level of their customers. So I hope you understand the basics of the e-business, what is e-commerce, how e-commerce works, and over the period how this e-business and e-commerce evolve. So I hope you have developed the basic understanding of e-commerce and e-business. In the next lecture, we will discuss what is the motivation for studying e-commerce, particularly in this era of technology where organizations are rapidly transforming themselves to be digital. So please keep watching my YouTube channel. If you have not subscribed it, please subscribe it so that you can receive the notification of the coming lectures timely. If you have any question related to my lecture, please ask me in the comment section. I will try to answer your question as soon as possible. Take care. Allah Hafiz.